हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। हमारे इस खास बुलेटिन खबर इंडिया में आपका स्वागत है। खबर इंडिया की खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, पीएम की अध्यक्षता में होगी बैठक, तैयार होगा सत्र का एजेंडा। 4 दिसंबर को पीएम मोदी का देहरादून दौरा, कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोग जुटाने का लक्ष्य। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पतंजलि विवि के दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। 29 नवंबर को देव संस्कृत विश्वविद्यालय कार्यक्रम में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल की नदिया में भीषण सड़क हादसा, 18 लोगों की मौत, 5 घायल। 24 घंटों में आए कोरोना के 8,774 नए केस। शनिवार से अब तक 5.5% की गिरावट। नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 83 एपिसोड में राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस साल का दूसरा आखिरी संस्करण होगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी मन की बात में दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट पर भी बात कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को नए वेरिएंट को देखते हुए शीर्ष अधिकारियों से समीक्षा की। वहीं कोरोना की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रोएक्टिव रहने की आवश्यकता जताई और सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की निगरानी और दिशा निर्देश के मुताबिक यात्रियों की जांच पर बल दिया। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग रविवार को आयोजित होगी और इस दौरान संसद सत्र के एजेंडा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सत्तारूढ़ दल के अलावा विपक्ष भी सत्र से पहले बड़ी बैठक करने की तैयारी में है। वहीं आमतौर पर इस तरह की बैठक सदन की कार्यवाही को आसान बनाने के लिए की जाती है। आपको बता दें कि राज्यसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। इस दौरान कांग्रेस भी सत्र शुरू होने के 1 घंटे पहले अन्य विपक्षी दलों के साथ बैठक की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा देहरादून के परेड मैदान में होगी। सभी विकल्पों पर सोचने के बाद पार्टी ने इस जगह पर जनसभा करने का फैसला लिया है। रैली में ज्यादा से ज्यादा लोगों की उपस्थिति दर्ज करने की पार्टी ने सभी नेताओं को टारगेट दे दिया है। सभी ही इसको लेकर बैठकों के दौर भी शुरू हो गए हैं। जनसभा में हरिद्वार, देहरादून और उसके आसपास के इलाकों से भीड़ जुटाई जाएगी। पार्टी ने प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार को देहरादून, राजेंद्र भंडारी को हरिद्वार और सुरेश भट्ट को गढ़वाल और उसके आसपास के जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार को 2 दिन के दौरे पर पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति 28 नवंबर को पतंजलि विवि के दीक्षांत समारोह और 29 नवंबर को देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन, आईजी इंटेलिजेंस संजय गुंजियाल समेत पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने शनिवार को पतंजलि विश्वविद्यालय में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही आला अधिकारियों ने पतंजलि के पदाधिकारियों से राष्ट्रपति के कार्यक्रम की पूरी जानकारी ली और परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। वहीं शुक्रवार रात गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन की अध्यक्षता में देव संस्कृति विश्वविद्यालय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। अपनी मांगों पर अड़े 100 से ज्यादा संगठन मुंबई के आजाद मैदान में संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा के बैनर तले किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन करेंगे। आपको बता दें कि इस बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बैठक में एमएसपी की मांग के अलावा स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वहीं एसकेएम नेताओं ने कहा कि किसानों का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और किसानों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की उनकी मांगों को सरकार की ओर से स्वीकार नहीं किया जाता है।
सूबे में पहली बार बिना हिरासत में लिए अनुसूचित जाति और जनजाति निवारण अधिनियम 1989 के तहत चंद्रशेखर करगेती को जमानत दी गई है। वहीं ये जमानत विशेष न्यायाधीश SC/ST पंचम आशुतोष मिश्रा देहरादून की कोर्ट से मिली है। आपको बता दें कि नैनीताल हाई कोर्ट ने करगेती की याचिका को निस्तारित करते हुए निचली अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। करगेती के विरोधियों की ओर से याचिका खारिज होने की जानकारी दी गई थी। प्रदेश में टीकाकरण को लेकर लगातार रिकॉर्ड बन रहा है। इसी बीच शनिवार को पहली डोज वालों को आंकड़ा 11 करोड़ से ज्यादा हो गया है। इतनी बड़ी संख्या में टीकाकरण करने वाले यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में टीकाकरण को लेकर क्लस्टर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहरी इलाकों में जहां एक बूथ का संचालन सुबह से रात तक किया जा रहा है, वहीं ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण की पहली डोज लेने वाले, दूसरी डोज लेने वाले और अभी तक टीका नहीं लेने वालों की सूची तैयार की है। वहीं इसके आधार पर टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाया गया है। शनिवार को प्रदेश भर में 14 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ। ऐसे में पहली डोज लेने वालों की संख्या 11.2 करोड़ हो गई है। वहीं दूसरी डोज लेने वालों की संख्या 4.81 करोड़ हो गई है। इस तरह कुल टीकाकरण 15 करोड़ 84 लाख 96 हजार से अधिक हो गई है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए और अधिक संक्रामक वेरिएंट के पाए जाने के बाद देश में भी चिंता बढ़ गई है। बेंगलुरु के कैंप गोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दक्षिण अफ्रीका के 2 नागरिकों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने पर हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि फिलहाल इनमें डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी इनके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई। नमूनों की जीनोमिक के नतीजे आने अभी बाकी हैं। वहीं दूसरी ओर नए वेरिएंट के जोखिमों को देखते हुए राज्य सरकारों ने विदेश से आने वाले यात्रियों को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने के लिए एक और वैकल्पिक मार्ग सुगम होने के साथ सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा। नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनने से न केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच दूरी 200 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, बल्कि चीन के साथ तनाव के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना का साजो सामान भी तुरंत पहुंचना संभव हो जाएगा। ये नया वैकल्पिक हाईवे जम्मू संभाग के किश्तवाड़ से जंस्कार कारगिल तक करीब 400 किलोमीटर होगा। वहीं पहले जम्मू से श्रीनगर होते हुए लद्दाख जाना पड़ता था, जिसकी दूरी 600 किलोमीटर से अधिक पड़ती थी। गुजरात के गोधरा शहर में 2002 में हुए गोधरा हत्याकांड के मुख्य सूत्रधार इस्माइल अब्दुल मजीद उर्फ हाजी बिलाल वडोदरा के सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। जहां 22 नवंबर को अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे वडोदरा के सयाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सांस में तकलीफ होने की वजह से उसे ऑक्सीजन पर रखा गया। आपको बता दें कि गुरुवार देर रात उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद हाजी बिलाल की मौत की सूचना मिलते ही उसके परिजन अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम कराने के बाद हाजी बिलाल का शव उसके परिजनों को सौंप दिया। खबर इंडिया की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।